तो आज स्टार्ट करेंगे ingredients of semi solid dosage form. पढ़ लिया था preparation method of different semi solid dosage form. आज ingredients of semi solid dosage form. Ingredients आप लोगों ने एक और dosage form का पढ़ा है, याद है? कौन से dosage form का ingredients पढ़ा आप लोगों ने इससे पहले? लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है एपीआई, वो तो कॉमन है किसी भी डोजेज फॉर्म में। जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको क्या बोलते हैं? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके बिना तो कुछ फॉर्मुलेशन हम बना ही नहीं सकते। ओके, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी डोजेज फॉर्म इज एपीआई, बिकॉज एपीआई शोज थेरेपेटिक एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर किसी भी फॉर्मुलेशन को डोजेज फॉर्म को लेने के बाद, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एपीआई। सेकंड है बेस। बेस मींस कैरियर। आप जो फॉर्मुलेशन बनाते हो अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसमें जो कैरियर है वो सॉल्वेंट है। उसी तरह सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी एक बेस है। सपोजिटरी में सपोजिटरी बेस, आयरनमेंट में आयरनमेंट बेस, उसके बाद प्रिजर्वेटिव, हुमेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट, इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट, ऑर्गेनेशन एनहांसर, बफर। ये जो आइडियल प्रॉपर्टीज है कई बार हम लोगों ने पढ़ा है और लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो पीएच है वो मैच करनी चाहिए। जो डोजेज फॉर्म की पीएच और जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का पीएच मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? इरिटेशन की फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट है एपीआई को समझ में आ गया। उसके बाद बेस। बेस हमने कल बताया था, ऑइलमेंट बेस प्रॉपर्टीज बता दी थी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट एनी माइक्रोबियल अटैक। ओके, स्पेशली लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जहां पे भी अगर कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वहां पे आपको प्रिजर्वेटिव यूज करना मस्ट है, क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट है वो प्रोवाइड करता मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पाउडर डोजेज फॉर्म में अगर आप यूज नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिक्विड डोजेज फॉर्म या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है तो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। सो देयरफॉर वी शुड ऐड एट लीस्ट वन प्रिजर्वेटिव। We have number of examples of preservative and these are available in market. Methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, propyl methyl paraben in the ratio of 1:10 or 10:1. Propyl methyl 1:10 or methyl and propyl 10:1. So these are the example of preservative. Then antioxidant, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यूज करना किसी भी फॉर्मुलेशन में। एंटीऑक्सीडेंट मींस प्रिवेंट ऑफ रिएक्शन को रोकना। बेसिकली क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स है ना बॉडी के अंदर बनती है और ये हार्मफुल है, ये नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करना है। और एंटीऑक्सीडेंट यूज हम 3 अलग अलग मैकेनिज्म से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट एंड थर्ड है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और चेलेटिंग इफेक्ट। चेलेटिंग मींस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट एक्ट्स बाय रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल। उसमें एग्जांपल है BHA, BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोकोफेरॉल। ये
किसमें है, किस कैटेगरी में, एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट, they have low redox potential as compared to drug, hence gets oxidized, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ड्रग को बचा देगा अपने टिश्यू में। ओके, इसमें एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, मेटाबाइसल्फाइड, थायोसल्फाइड, एंड लास्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और जेनेटिक एजेंट। इसमें एग्जांपल है साइट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड और लेक्टिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड हुमेक्टेंट। हुमेक्टेंट बेसिकली क्या करता है, जो मॉइस्चर है ना उसको ये इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और हाइड्रोस्कोपिक मींस मॉइस्चर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अब जो फॉर्मुलेशन के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्किन पे लगा रहे हैं वहां पे भी मॉइस्चर होता है, तो उसको जो एब्जॉर्ब करता है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से, प्रेजेंस ऑफ हुमेक्टेंट। ठीक है, अब अगर आपने लैब में परफॉर्म किया होगा, डेसिकेटर यूज किया, डेसिकेटर नहीं यूज किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। डेसिकेटर अपने लैब में है, उसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड, उसका भी यही फंक्शन है। उसके अंदर कोई फॉर्मुलेशन को रखते हैं और उसमें जो भी मॉइस्चर है वो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आज हम दूसरा श्लोक यहाँ पर so humectants are basically used to increase solubility of API। अब जो मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास मॉइस्चर आ गया, और वो जो ड्रग है अगर वाटर में सॉल्युलाइज है तो सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। सेकंड, टू एलिवेट इट्स स्किन प्रिपरेशन। जो भी फॉर्मुलेशन आपने बताया वो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हुमेक्टेंट ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा तो ये इजीली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टू एलिवेट स्किन प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, ईच ग्लिसरीन बाइंड्स टू एंड होल 3 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ना। हुमेक्टेंट का क्या काम है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्कोपिक। जेलिंग एजेंट, मैंने बताया था जेलिंग एजेंट का क्या काम है। जेल के फॉर्म में अगर कोई फॉर्मुलेशन बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जेलिंग एजेंट, ओके, उसके अंदर कुछ न कुछ जेलिंग एजेंट यूज किया हुआ है। ये सारे एग्जांपल है जेलिंग एजेंट के। और भी एग्जांपल है ट्रालाकल, सोडियम एल्जीनेट पेक्टिन, जेलेटिन, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको, ये प्लांट सोर्स है, नेचुरल सोर्स प्लांट से। ठीक है, देन इमल्सिफायर, ये तो पढ़ा हुआ पहले भी। अगर कोई फॉर्मुलेशन इमल्शन के फॉर्म में है, इमल्शन के फॉर्म में कौन सा फॉर्मुलेशन था, सेमी सॉलिड में क्रीम, है ना, 2 टाइप के थे, ऑरेंज वाटर और वाटर। उसमें हम यूज करेंगे इमल्सिफायर। और इमल्सिफायर का क्या एप्लीकेशन है, पहले भी आपने पढ़ाया। फर्स्ट है इट मस्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन। 2 लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसको क्या करता है, ये कम करता है, तभी दोनों लिक्विड आपस में साथ में रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, 2 अलग अलग लेयर हो जाएंगे। ठीक है, इट प्रिवेंट्स कोलेसेंस। कोलेसेंस पढ़ा था इमल्शन में, क्या होता है कोलेसेंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स। ये कहाँ होता है, इमल्शन में, तभी इमल्सिफाइंग यूज करते हैं। Also it increase
विस्कोसिटी एट लो कंसंट्रेशन, अगर विस्कोसिटी बढ़ गया तो रेट ऑफ, इसमें सेडिमेंटेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन किसमें होता है, सस्पेंशन में, इसमें क्या होगा, रेट ऑफ क्रीमिंग। सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स का होता है और वो पार्टिकल्स किसमें होते हैं, सस्पेंशन में, यहाँ होगा रेट ऑफ क्रीमिंग, है ना, क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे या स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इमल्सिफायर का यूज हो गया समझ में। एग्जांपल है इमल्सिफायर, अलग अलग कैटेगरी का है। एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज, नॉन आयोनिक। बेसिकली फार्मेसी में हम लोग प्रीफर करते हैं नॉन आयोनिक सल्फेक्टेंट, है ना, नॉन आयोनिक, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है और बायोकम्पेटेबल होता है बॉडी के साथ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड बफर। बफर का क्या यूज है, टू मेंटेन पीएच। सेमी सॉलिड डोजल फॉर्म में पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आपने फॉर्मुलेशन बना लिया, पीएच चेंज है, स्किन से डिफरेंट है, तो ये समझ लो ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो स्किन के पीएच को मैच करने के लिए हम बफर यूज करते हैं, और बफर डिफरेंट टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल। तो अगर आपका पीएच चेंज हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग आप बफर यूज करके पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि पीएच हाई जा रही है, बेसिक बफर, और आपको पीएच लो करनी है, तो कौन सा बफर यूज करेंगे, एसिडिक बफर, है ना। डिफरेंट टाइप के बफर या तो आप लैब में बना लो या मार्केट में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। बफर का क्या क्या यूज है, फर्स्ट कॉम्पेटिबिलिटी विद स्किन, सेकंड ड्रग सॉल्वेबिलिटी को इंक्रीज करना, आल्सो ड्रग स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एंड इन्फ्लुएंस ऑन आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। जब आप अप्लाई करेंगे ड्रग टूटेगा, उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, है ना। एज सच फॉर्म में तो ड्रग एक्टिविटी शो नहीं करता, उसका ब्रेक डाउन होना जरूरी है, आयोनाइजेशन। परमिएशन इनहांसर, नाम ही बता रहा है क्या करता है, परमिएशन को बढ़ा रहा है। परमिएशन कहाँ पे होगा, स्किन पे। हमने दो पैरामीटर बताए थे, एक बायो अवेलेबिलिटी में, एक बताया था सॉल्युबिलिटी और एक परमिएशन। सॉल्युबिलिटी कहाँ पे होती है, जब हम ओरली कोई चीजें लेते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर गया वो जीआई स्टोमक में गया, वहां पे फ्लूइड है, उसमें जाकर के वो सॉल्युबलाइज हो गया। परमिएशन कहाँ पे देखते हैं, जब हम सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं कोई भी चीज, उसको देखते हैं कि स्किन से कितनी परमिएशन हो रही है। क्योंकि स्किन से परमिएशन होगी तभी तो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जाएगा और वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, परमिएशन इनहांसर। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल हमने मेंशन किया फोलिक एसिड, और जो एग्जांपल मेंशन किया था क्वीन और स्पेन का, वो भी है परमिएशन इनहांसर। क्वीन स्पेन बताया था ना, ये दोनों क्या सर्फेक्टेंट कैटेगरी में आते हैं, और इसके भी अलग अलग कैटेगरी हैं, क्वीन 20, 40, 60, 80, इसी तरह स्पेन के भी 20, 40, 60, 80। ये जो नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। हर जगह नंबर अलग अलग चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने बताया था वहाँ पर नंबर मोलिकुलर वेट को, कहीं कहीं पे विस्कोसिटी बताता है, कहीं कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 220 है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 20, है ना। तो ये दोनों एग्जांपल है किसके, परमिएशन इनहांसर के। जब हम अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मुलेशन में अगर हमने क्वीन यूज किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, स्किन से परमिएट करेगा, और जब ये परमिएट करेगा उसके बाद वहां पे अपनी एक्टिविटी शो करेगा, है ना। तो परमिएशन इनहांसर का यूज क्यों करते हैं, समझ आया।
of semi-solid dosage form. मेन जो इवैल्यूएशन पैरामीटर है वो 5 है. फर्स्ट है ड्रग कंटेंट, सेकंड रिलीज रेट ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम बेस. मेडिकामेंट मीन्स एपीआई, बेस मीन्स ऑइंटमेंट बेस या कोई भी बेस. बेस के साथ में हमने बनाया फॉर्मुलेशन को और जब अप्लाई किया तो वहां से ड्रग रिलीज कितनी हो रही है, कितने टाइम पे, उसको बोलते हैं रिलीज रेट ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम बेस. बेस के साथ बनाया ना फॉर्मुलेशन, तो जब हमने अप्लाई किया तो वहां से ड्रग रिलीज होनी चाहिए ना. थर्ड पेनिट्रेशन रेट, कितनी ड्रग कितने टाइम पे पेनिट्रेट कर रही है एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे. उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम और सिस्टमिक सर्कुलेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रिपरेशन एंड इरिटेशन इफेक्ट. हो सकता है कि आप अप्लाई कर रहे हो, वो इरिटेशन काउज कर रहा, तो वो भी चेक कर रहा है. फर्स्ट है ड्रग कंटेंट. ड्रग कंटेंट मींस एपीआई की कंसंट्रेशन कितनी है. आपने कोई फॉर्मुलेशन खरीदा और उसमें ये मेंशन है ईच 5 ग्राम ऑफ सैंपल या फॉर्मुलेशन contains 1 ग्राम ऑफ API. तो मतलब ये है आपने फॉर्मुलेशन खरीदा, वो आपके 100 ग्राम है और उसके लेबल पे ये मेंशन है ईच 5 ग्राम ऑफ फॉर्मुलेशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ API. हमने यहाँ पे API लिखा है, वहाँ पे हो सकता API का नाम लिखा हो, जो भी मेडिसिन है ना. इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम में कितनी API होनी चाहिए. देखो उसके अकॉर्डिंग 5 ग्राम में API 1, तो 10 में 2 और 100 में 20. 100 में कैसे होगा आप चेक करो. 5 में 1 में 1/5, 100 में 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100. ये यूनिटी मेथड है, किसी तो बताते हैं 20 ग्राम. अब आपको क्रॉस चेक करनी है कि जो उसमें लेबल में लिखा हो क्या सच में है या नहीं है. बस ऐसे लिख दिया, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है. तो क्या करेंगे, पहले अगर हमारे पास अलग अलग कंटेनर है, सपोज कर लो 20 कंटेनर है, उसमें हमने 10 कंटेनर को सिलेक्ट किया, ठीक है. उसके बाद वेट किया हम. अब आप वेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे वहां पे मेंशन है 5 ग्राम, तो आप 5 ग्राम में ले सकते हो. आप लिखा हुआ वहां पे कि 5 ग्राम में 1 ग्राम होनी चाहिए, तो आपने 5 ग्राम वेट कर लिया. उसके बाद वहां से आपने एपीआई को एक्सट्रैक्ट किया. एपीआई का नाम मेंशन होगा और आपको पता कि वो ड्रग किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर देंगे. ठीक है. डिसॉल्व करने के बाद पहले हमने बताया था कि हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है. आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, हमने पहले भी बताया था सपोजिटिव वाले इवैल्यूएशन में. यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस लेते हैं और एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन अगर हाई है तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा आएगी, कंसंट्रेशन अगर लो है तो एब्जॉर्बेंस कम होगा. ठीक है. और फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, उससे पता चल जाएगा हमारी क्वांटिटी. और फिर हम मैच करेंगे कि जो लेवल पे मेंशन है क्या सच में उतनी है भी या नहीं है. इसको बोलते हैं ड्रग कंटेंट. क्या करेंगे एक बार आप लोग बताइए. जो भी आपका कंटेनर है
उसमें से 10 सिलेक्ट करेंगे और उसमें से रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप यहाँ पे पता कर देंगे, जो भी आपके लेवल में लिखा हुआ हो। 5 ग्राम है तो 5 ग्राम लेंगे, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम, या 1 ग्राम लिखा हुआ तो 1 ग्राम लेंगे, और उस पर ये मेंशन होगा कि एपीआई कितनी है। ठीक है, उसको वापस से हम उस सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें एपीआई डिसॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यूवी, उसको बोलते हैं एनालिटिकल टेक्निक। सबसे आसान मेथड है यूवी। ऐसे एमकॉम वाले या पीएचडी वाले एचपीएलसी से भी करते हैं। एचपीएलसी अभी नाम सुना नहीं सुना, पहले आप लोग सुना नहीं है क्या, हो सकता है समझ कर। एचपीएलसी भी है टेक्निक, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो सुना नहीं सुना, पढ़ा है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यूवी से हम क्या लेंगे, एब्जॉर्बेंस लेंगे और फिर कैलकुलेशन करके हम पता कर लेंगे उसमें ड्रग की क्वांटिटी कितनी है। अब आप चेक करेंगे जो लेवल में लिखा हुआ था उसमें ऐड में, उससे पता चल जाएगा क्या ड्रग का कंटेंट, ड्रग कितनी है उस फॉर्मुलेशन में। देखो नाम ही बता रहा है, ड्रग कंटेंट। ठीक है, ड्रग की क्वांटिटी किसमें, उस फॉर्मुलेशन में, क्योंकि उस फॉर्मुलेशन में ड्रग के अलावा और भी चीजें हैं ना, बेस है, प्रिजर्वेटिव है, बफर है, और भी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सिपिएंट है। तो हमें ड्रग की क्वांटिटी मेजर करनी है। ये हो गया फर्स्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर। सेकंड है रिलीज रेट ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम बेस। आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाई सेमी सॉलिड बेस लेकर के, अब आप जब अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, कितने टाइम पे कितनी ड्रग रिलीज हो रही है वो चेक करने के लिए हमें इवैल्यूएशन नंबर 2 परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना, कि कितने टाइम पे कितनी ड्रग रिलीज कर रही है। उसमें 2 मेथड है, अगार कप प्लेट मेथड, सेकंड है डिफ्यूजन मेथड। देखो अगार कप प्लेट मेथड, पहले आप इमेज देख लो। ये मान लो, ये अभी आप लोग वो नहीं पढ़ रहे ना, लैब माइक्रोबायोलॉजी का लैब किया अभी, अच्छा वो 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, ये एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश तो देखा होगा, पेट्री प्लेट भी बोलते हैं उसको, है ना, राउंड शेप होते हैं। 2 लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने एक बैक्टीरिया को डाल दिया और इसमें हमने इस वाले पार्ट को, जो सेंट्रल वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने यूज किया है जो फॉर्मुलेशन है, कोई भी जो भी हमने फॉर्मुलेशन बनाया, और वो फॉर्मुलेशन की जो एक्टिविटी है वो एंटी बैक्टीरियल है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार देगा या ग्रोथ होने से रोकेगा। ठीक है, तो हमने 2 पेट्री प्लेट किया, एक में हमने यूज नहीं किया फॉर्मुलेशन या एंटी बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन यूज नहीं किया, एक में हमने यूज किया। ठीक है, दिख रहा है, जिसमें यूज नहीं किया उसमें बैक्टीरिया क्या हुआ, ये ग्रो कर गया, तो पूरे एरिया में ग्रो कर गया, क्योंकि जो आपका फॉर्मुलेशन हमने यूज ही नहीं किया। और इसमें यूज किया, ठीक है, जब यूज करेंगे तो इसकी एक्टिविटी जितने एरिया तक जाएगी उस एरिया तक बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। ये तो क्या बोलते हैं, अगार कप प्लेट मेथड। ठीक है, जिस एरिया तक ग्रोथ नहीं हो रही है उसको बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिट मतलब रोकना, और जिस एरिया को रोकना उसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, तो ये है जोन ऑफ इनहिबिशन। अब यही चीजें टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टू चेक रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑइलमेंट, यहाँ पे ऑइलमेंट की बात है, कोई और भी फॉर्मुलेशन है उसको भी चेक कर सकते हैं, कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। ये यूज करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। न्यूट्रिएंट अगार क्या, ये बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक मीडियम है। ठीक है, ऑन अ पेट्री डिश और पेट्री प्लेट एंड इन अ स्मॉल कप कट इन अगार सरफेस। ये जो न्यूट्रिएंट अगार है ये मीडियम प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए।
अगर वहाँ पे आपने ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं किया, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। ऑइंटमेंट जिसकी एक्टिविटी क्या है, एंटी बैक्टीरियल, वो अगर आपने अप्लाई किया तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। और जिस एरिया तक ग्रो नहीं करेगा उसको बोलेंगे जोन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। इसको क्या बोलते हैं, अगार कप प्लेट मेथड। तो क्या आपने इसमें क्या क्या लिया, पेटी प्लेट लिया, उसको बोलते हैं कप प्लेट, और मीडियम क्या लिया, न्यूट्रल अगार, इसलिए बोलते हैं अगार कप प्लेट मेथड। एग्जाम में आया लिख लेते ना। सेकंड मेथड है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ये वाला डिफ्यूजन मेथड। इसमें भी आप देख लीजिए, एक ग्लास ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा, उसके दो साइड होते हैं। एक साइड पे हमने एक मेम्ब्रेन चिपकाया हुआ है, कोई सा भी मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन पे हमने क्या यूज कर दिया है, जो ऑइंटमेंट है, जो फॉर्मुलेशन है, वो हमने यूज किया, और इसको हमने प्लेस कर दिया है डिस्टिल वाटर में। इसकी टेम्परेचर कितनी है, 37 डिग्री की। ठीक है, आप देखिए फिर क्या लिखा होगा। First, it is used to find out release rate of any type of medicament from semi-solid dosage form, and any membrane is tied at one end of glass tube. Then ointment is filled in the tube properly, sprayed on the membrane. Tube is dipped inside the distilled water, which is maintained at a temperature of 37 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है। ग्रोथ बैक्टीरिया में कहाँ पे होना, बॉडी के अंदर, तो उसी को चेक करने के लिए सैंपल्स आर विथड्रॉन आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद सैंपल निकाला, 2 घंटे के बाद सैंपल निकाला, 4 आवर्स के बाद, 8 आवर्स, 12 आवर्स, अलग अलग टाइम पे हम सैंपल निकालेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, इसी कंसेप्ट पर है। आपने यहाँ पे ऑइंटमेंट यूज किया, इसके अंदर आपने डाल दिया डिस्टिल वाटर, इसका टेम्परेचर आपने मेंटेन किया 37 डिग्री से, राइट। हर टाइम पे जब आप यहाँ से सैंपल निकालेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो है यहाँ से यहाँ बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपने बताया क्या, यहाँ पे ऑइंटमेंट ये हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ से मूव करेगी वाटर के अंदर, तो जितना टाइम पास करेगा वो कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम के बाद जब कंसंट्रेशन 50% पहुँच गए, उसके बाद आप कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रहा। एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद अब वो कंसंट्रेशन जब 50% से कम हो गया तो फिर से ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ ही रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेथड। पहला मेथड क्या था, अगार कप प्लेट मेथड। सेकंड मेथड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों में हमने क्या चेक किया, रिलीज रेट, दैट मीन्स कितने टाइम पे कितनी ड्रग रिलीज की, 1 घंटे पे कितना, 2 घंटे पे, 4 आवर्स पे कितनी। तो जब हम यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे और ये कंसंट्रेशन, सैंपल आपको निकाला यहाँ से, सैंपल निकालने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो सेम है। वो क्या था, कहाँ जाएगा, यूवी से हम एब्जॉर्बेंस लेंगे और एब्जॉर्बेंस से पता चल जाएगा कितनी कंसंट्रेशन है। तो मान के चलो अगर हमने 6 डिफरेंट टाइम इंटरवल में सैंपल निकाला, 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर एंड 24 आवर, 24 घंटे की एक्टिविटी हमने चेक की। ये हमारे पास 6 अलग अलग टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, उसमें हम मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6।
1 इसका मतलब 1 घंटे के बाद उसमें सैंपल है, 2 पे 2 घंटे के बाद, 3 पे 4 आवर्स के बाद, 4 पे 8 आवर्स के बाद, है ना। तो इसी तरह हमारे पास 6 केस ट्यूब आ जाएगा, इसको लेकर के जाएंगे यूवी के पास, यूवी से पता चलेगा एब्जॉर्बेंस, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी पता चल जाएगा, कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे बढ़ेगी। 50% के बाद एब्जॉर्बेंस फिर घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसी से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना तो आता है, अगर आपको वैल्यू दे दी जाए टाइम और कंसंट्रेशन की, तो आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये टाइम है, देखो यहाँ पे मिनट में दिया गया सैंपल, 50 मिनट पे, 30 मिनट पे, 45 पे, 60 पे, 75, 90, है ना। 90 मिनट का मतलब कितने घंटे होगा, 3 घंटा होगा, 1.5 घंटा, वही तो था। और उसके बाद कंसंट्रेशन आपको पता है, उसके हिसाब से आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। आप ये देखो कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन घटना शुरू हुआ, देख लीजिए आप, 45 के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन 45 मिनट पे रीच आउट पहुंच रही है ना, उसके बाद 50% से कम हो गया, है ना। इसको बोलते क्या, डिफ्यूजन मेथड। और ये दोनों मेथड किसके लिए अप्लाई किया गया, रिलीज रेट ऑफ मेडिकमेंट फ्रॉम पेज। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन रेट ऑफ मेडिकमेंट। पेनिट्रेशन रेट बहुत इजी है, आपने सिलेक्ट कर लिया है एक पार्टिकुलर एरिया स्किन का, ठीक है, वहाँ पे आपने मार्क कर दिया कि इस एरिया में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑइंटमेंट या क्रीम जो कुछ भी। उसके बाद आपने एक फिक्स्ड अमाउंट में सैंपल लिया, सपोज कर लीजिए 5 ग्राम लिया आपने, और यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, अच्छे से अप्लाई कर दिया, हाथ दूसरे हाथ को यूज कर लिया, ठीक है। थोड़े टाइम तक आपने छोड़ दिया, जितने टाइम के लिए आपको टेस्टिंग करनी है, मान के चलो 1 घंटे के लिए करनी है या 2 घंटे के लिए करनी है, तो 2 घंटे तक आपने छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद जो सैंपल बची हुई है वहां से निकाल दिया, आपने 5 ग्राम दिया था, अब जो निकाला उसको वापस से वे कर दिया, सपोज करिए 2 ग्राम बच गया, तो कितनी पेनिट्रेट हुई, 5 माइनस 2। ये सिंपल है ना, कुछ नहीं। इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल दैट इज परमिएटेड थ्रू द स्किन। जोया जमाल, है ना, जम जाओ। क्या करते हैं इसमें, it can be determined by rubbing weight or calculated amount of sample into defined area for a fixed time, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। unabsorbed material after 1 hour, मान के चलो जो मटेरियल बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, unabsorbed, उसको रिमूव करेंगे और फिर वेट करेंगे, दोनों के डिफरेंस को बोल देंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग परमिएट थ्रू दिस पार्टिकुलर एरिया। अब इससे अगर आपको यूनिट निकालनी पड़ी, उसी को बोलते हैं फ्लक्स, पहले पढ़ाया था आपको। फ्लक्स मीन्स कितनी अमाउंट एक यूनिट एरिया से परमिएट कर रही है एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। सपोज कर लो 5 ग्राम लिया, माइनस 3 ग्राम, ये 2 ग्राम है, और जो एरिया है वो आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो आप ये बता सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फ्लक्स है। फ्लक्स एक पार्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे 1 मिनट में या 1 आवर में कितनी ड्रग परमिएट कर रही है, उसी को बोलते हैं फ्लक्स।
उसी को बोलेंगे रेट। रेट मीन्स अमाउंट पर यूनिट टाइम। रेट उसी को बोलते हैं ना। जैसे 1 मिनट में आप कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड, उसको बोलते हैं रेट, है ना। 1 आवर में कितने छक्के मार रहे हैं, उसको बोलते हैं रेट। अफसर कितने छक्के मारते हैं? हाँ? ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखो ये पेनिट्रेशन हुआ, ये भी एक तरह का एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ये स्किन पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। अगर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हुआ तो क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। सेम चीज है। अगर यहाँ पे हो गया तो इसको पेनिट्रेशन, ब्लड सर्कुलेशन में गया उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करते हैं, स्पेशली डायडर्मिक, स्किन के नीचे वाला पार्ट, अपर वाला को बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाले पार्ट को डायडर्मिस। वहां से ऑइंटमेंट को आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। और कहां पे? इन विवो। इन विवो मींस इनसाइड दी, या तो ह्यूमन में कर लो या एनिमल में कर लो। अब अगर आपको करना तो इसमें आपको जो सैंपल होगा, ब्लड सैंपल होगा, या तो यूरिन होगा या फीसेस होगा। अप्लाई करने के बाद आप हर टाइम पे या तो ब्लड सैंपल निकालोगे, या यूरिन का सैंपल निकालोगे, या फीसेस का सैंपल निकालोगे। प्रोसीजर सेम है जैसे आपने डिफ्यूजन मेथड किया, मतलब हर टाइम पे यहाँ पे भी करना। वहाँ पे आपने जो डिस्टिल वाटर से आपने सैंपल निकाला, यहाँ पे कहाँ से निकालेंगे? ब्लड से। तभी इसको बोलते हैं इन विवो मेथड, है ना। और ये कहाँ पे चेक होगा? ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में कंसिस्टेंसी चेक करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी से चेक करना है कि अगर सपोज कर लो कि शुरू का जो फॉर्मुलेशन है वो स्मूथ है और बाद वाला उसके अंदर जो है पार्टिकल्स है, ग्रिटीनेस है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया। हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। उसके लिए हमारे पास एक मेथड, पहले उस मेथड के लिए हमने जो एक इक्विपमेंट यूज किया, इक्विपमेंट का नाम है वुडन ब्लॉक apparatus। वुडन ब्लॉक, एक वुडन दिया गया ब्लॉक, इसमें 2 हमने ग्लास प्लेट यूज किया, एक मूवेबल है और दूसरा क्या? फिक्स है। ये वाला फिक्स है जो वुडन ब्लॉक के जस्ट ऊपर में प्लेस किया गया, और बीच में जो स्पेस है वहां पे हमने ऑइंटमेंट को अप्लाई किया है। ठीक है। एक वुडन ब्लॉक लिया, उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट को फिक्स कर दिया, फिर हमने ऑइंटमेंट को अप्लाई किया। अब दूसरे ग्लास प्लेट को अप्लाई किया जो मूव कर सकता हो, और पुली के थ्रू हमने इसको टाई किया हुआ है। नीचे एक पैन है और पैन पे हमने वेट को रखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वेट को बढ़ाना शुरू किया। जिस वेट पे ये मूव करना शुरू करेगा और यहाँ से स्लाइड करना शुरू करेगा, दैट वेट रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑइंटमेंट या कोई भी सेमी सॉलिड, है ना। तो इसका नाम है वुडन ब्लॉक apparatus। इसमें क्या करते हैं? वुडन ब्लॉक लेते हैं, दो लेते हैं ग्लास ट्यूब, एक को फिक्स करते हैं और एक को मूवेबल बनाते हैं। दोनों के बीच में हम क्या यूज करते हैं? स्मूथ नेचर का होता है, उस पर क्या होगा? मूव करना शुरू करेगा, है ना। डिपेंड करता है कि हमारा वेट कितना, पैन के अंदर कम वेट में स्टार्टिंग में ये मूव नहीं करेगा, फिर जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा और इधर से ये फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट रिप्रेजेंट कंसिस्टेंसी ऑफ। एक चीज यहाँ पे लिखी है, इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय स्लाइडिंग अ ग्लास प्लेट ओवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बाय मींस ऑफ ए पुली के मदद से। Product is spread evenly on another glass plate which is fixed on a wooden block. Okay? Weight are added to pan so that sliding of movable glass plate is obtained. Weight को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं।
ताकि वो जो स्लाइडिंग है, वो जो मूवेबल ग्लास है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। Oilment which require more weight to allow the plate to slide over have high consistency और high moisture, जिसके स्लाइड होने में ज़्यादा वेट लगा दैट मीन्स वो हाई कंसिस्टेंट है, और जिसके स्लाइड होने में कम वेट लग रहा है लो कंसिस्टेंट। ठीक है, इससे हमें कंसिस्टेंसी पता चलेगा। नेक्स्ट है इरिटेशन इफेक्ट। अब इरिटेशन इफेक्ट क्यों चेक कर रहे हैं सेमी सॉलिड में? क्योंकि हमें चेक करना है, हम स्किन पे लगा रहे हैं, हो सकता है कि जिस पर्पस से लगा रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा और इरिटेशन कॉज कर रहा है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि पीएच चेंज हो फॉर्मुलेशन का और स्किन का, इस वजह से हमें चेक करना होता है। तो जब हम चेक करते हैं इसमें हम कुछ पार्टिकुलर जगह है, जैसे हाई मसल, आईज और अंडर एब्डोमिनल स्किन, ये 3 पार्ट है जहां पे हम अप्लाई करके चेक करते हैं। कहाँ पे? थाई मसल, आईज और एब्डोमिनल। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? रिएक्शन चेक करते हैं अप्लाई करने के 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72, 96। 96 में कितने दिन हो गए? 4 दिन। लगाने के बाद हमें चेक करना रिएक्शंस, और रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है। रीजंस ऑन कॉर्निया, दैट मींस ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, इंजरी हो गई, आईडीज, कंजक्टिवा, दे कैन बी यूज्ड फॉर जजिंग द इरिटेबिलिटी ऑफ आईज। ओके, प्रेजेंस ऑफ पैच ऑन द स्किन, अगर स्किन पे कोई पैच आ गया विद इन 2 वीक, अब ये 2 वीक की बात है तो भूल ही जाओ, 4 दिन मुझे बोल रहे हो तो विद इन 2 वीक्स इंडिकेट इरिटेशन टू प्रेसिंग द स्किन। तो ये भी जरूरी है, इरिटेशन इफेक्ट चेक करना सेमी सॉलिड फॉर्म में भी जरूरी है, क्योंकि आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन की सेफ्टी पर्पस के लिए आपको इरिटेशन इफेक्ट चेक करना जरूरी है। पीएच मेजरमेंट भी चेक करना है, ड्रग कंटेंट तो बता ही दिया। विस्कोसिटी भी चेक कर सकते हैं। विस्कोसिटी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विस्कोमीटर, उसमें आप अप्लाई करेंगे, 1 ग्राम दे दिया या 2 ग्राम दे दिया, और किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उस इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर लिया, वहां से आपको विस्कोसिटी पता चल जाएगा। विस्कोमीटर है अपने लैब में। ठीक है, और लास्ट है एक्सट्रूडेबिलिटी। जिस भी कंटेनर में आपने ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट रखा है, उसको एक बार प्रेस करने पे कितनी अमाउंट निकल रही है, स्क्वीज आउट, रिलीज, है ना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रूडेबिलिटी। A simple method is adopted for determination of extrudability in terms of weight in gram. कितनी वेट निकल रही है? To extrude a 0.5 सेंटीमीटर रिबन, एक बार प्रेस किया ना, कितनी अमाउंट निकल रही है, उससे हम पता चल जाएगा एक्सट्रूडेबिलिटी फ्रॉम द कोलेस्ट्रेबल पीक। अब ये इस तरह के जो होते हैं कंटेनर जिसमें आते हैं क्रीम छोटे छोटे ऐसे, उसमें ये चीजें चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो पेस्ट आते हैं दूध के, उसमें ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे, उस वाले कंटेनर में आप कहाँ प्रेस करते हो, तो हाथ से आप यूज करते हो, लेकिन जो ट्यूब होते हैं कोलेस्ट्रेबल ट्यूब, उसमें हम ये चेक करते हैं कि एक बार प्रेस करने पे कितनी अमाउंट निकल रही है, उसी को बोलते हैं एक्सट्रूडेबिलिटी। That's all about evaluation of semi-solid.